हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी पोर्शन में टोटल 4 चैप्टर हैं, 3 हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं। हमने जब अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ा था उस समय थोड़ा सा जनन के बारे में जानना था। अनुवांशिकता क्या है, जनन पे बेस ही है। ठीक है, तो जनन क्या था कि अपने समान संतति को उत्पन्न करना। तो देखिए कि किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम जैव प्रक्रम पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम में हमने क्या पढ़ा, श्वसन पढ़ा, पाचन पढ़ा। वो तो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है, लेकिन जनन देखिए, जनन जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जनन जरूरी है। अब सिंपल इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लो कोई बच्चा पैदा नहीं करे तो ये थोड़ी है कि वो मर जाएंगे, है ना। खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन जनन नहीं करेंगे तो मर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर जनन हो ही ना तो पीढ़ियाँ जरूर खत्म हो सकती हैं। ठीक है, अपनी समष्टि को बचाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता है। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। ठीक है, स्वयं के जैसे ही संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा पैदा होना, घोड़ा है तो घोड़े का बच्चा, गाय है तो गाय का बच्चा। तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब देखिए कि जीवों द्वारा सृजन किस प्रकार से किया जाता है। जीव अपने ही जैसा संतति पैदा करते हैं, यानी एक तरह से अपनी क्या कराते हैं, वो फोटोकॉपी टाइप ही तो बनाते हैं। जैसे 2 आंखें होंगी, 2 नाक, तो बिल्कुल सेम जैसे अपनी प्रतिकृति बनती है। तो ये कैसे होता है, अनुवांशिकता में हमने पढ़ा था कि लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ऐसे ही जीवों का सृजन किस प्रकार से होता है। तो देखिए कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, और उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल जीन कहते हैं। हमने पढ़ा था ना, जीन है जो जिसके ऊपर गुणसूत्र लगे होते हैं और वही लक्षणों को वंशागत करते हैं। ठीक है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना होती है। इन विभिन्न प्रोटीन के कारण शारीरिक अभिकल्प में विविधता होती है। देखिए ये थोड़ा सा डिस्कशन हम 9 चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया तो होगा कि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस संतति के अंदर आ जाता है। तो इन्हीं प्रोटीन संश्लेषण के कारण ही शारीरिक जो संरचना है उसमें चेंजेस आ जाता है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। जनन कोशिका में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं। डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। तत्पश्चात डीएनए प्रतिकृतियां अलग हो जाती है, परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। ये 9th क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, 1 से 2 कोशिकाएं बनती है। तो देखिए इस डीएनए प्रतिकृति के अंदर भी क्या होता है, प्रतिकृति यानी उसकी फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी बनती है उसकी। फिर क्या होती है, वो 1 कोशिकाओं से 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो जो एक प्रतिकृति थी उससे काम चल जाएगा, दूसरे से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें जीव प्रक्रम को बनाने के लिए पूरी एक संगठित कोशिकीय संरचना चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे ही कोशिकाओं का सृजन होता रहता है और एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए कि जनन में जो विभिन्नताएं थी वो ही जैव विकास का आधार है। किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से ही है। यानी इस लाइन का मतलब समझिए कि जनन के दौरान हमें पता है विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है। जैसे हम हैं तो हम कुछ गुणों में अपने माता पिता से समान है, कुछ गुणों में उनसे अलग है। अब इसको एक आधार मान सकते हो कि आपकी आंखों का रंग, बालों का रंग सेम हो जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप किस तरीके से सोचते हो तो वो चेंजेज हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये नहीं प्रोटीन संश्लेषण के कारण ही चेंजेज आ जाते हैं। देखिए किसी जाति का स्थायित्व का संबंध भी जनन से है, यानी पीढ़ी चलने वाली है। ठीक है, स्थायी रहने वाला है तो कोई, वो कैसे स्थायी रहेगा, वो जनन से स्थायी रहेगा। मान लो कोई स्पीशीज ऐसी है जिसमें जनन हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, वो स्थायी थोड़ी होगी, वो तो खत्म हो जाएगी ना। तो किसी स्पीशीज का
जो जनन है वो उसके स्थायित्व को भी परिभाषित करता है। अब एक छोटा सा हेडिंग है कि विभिन्नताओं का महत्व, कि ये जो विभिन्नताएं हम देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं आ जाती हैं, तो ये किसको दर्शाती है? ये जीवित रहने की संभावनाओं को दर्शाती है। हमने पढ़ा था अनुकूलन एक टर्म, तो उसमें क्या था, अगर मान लो कोई चीज़ है वो उसके प्रति अनुकूलन नहीं दिखाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी, है ना। तो जीवित रहने की संभावना ही विभिन्नताओं को जन्म देती है और विभिन्नताएं स्पीशीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। यानी विभिन्नताएं वातावरण से अनुकूलन दिखाएंगी तो वो जीव ज़्यादा बेटर वहाँ डेवलप हो पाएगा। जैसे सिंपल आप देख लो कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब मान लो कोई ऐसा जीव है वो इतने अधिक टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाए तो वो मर जाएगा, और कुछ क्या करेंगे, अपनी बॉडी को इस बढ़ते टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि विभिन्नताएं अनुकूलन को बेस्ट तरीके से डिफाइन करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था सिंपल जनन और जनन की अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एकल जीवों में प्रजनन की विधि। यानी एकल जीव यानी एक कोशिका वाले जो जीव हैं या इस प्रकार के कैटेगरी के जीव हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, या फिर अलैंगिक जनन। थोड़ा सा मैं जनन के बारे में यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए मुख्यतः ये दो विधियाँ हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सिंपल समझिए इसको, अलैंगिक जनन केवल एक लिंग के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। लैंगिक जनन में हमें क्या चाहिए कि नर और मादा दो लिंग यहाँ पर लिए जाते हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीव, कुछ पौधे, पादप या इस प्रकार के विशिष्ट जीव हम अभी पढ़ेंगे, उनके अंदर अलैंगिक जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। लैंगिक जनन जैसे मुख्यतः पशुओं के अंदर, मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन की विधि संपन्न होती है। तो फर्स्ट आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लैंगिक जनन। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारे लैंगिक जनन की टोटल 6 विधियाँ ली गई हैं। कौन कौन सी? विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन जिसे पुनर्जनन भी कहते हैं, मोकुलन बडिंग, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। तो अभी हम इनको एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं विखंडन। देखिए विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव या कुछ जीवाणु या प्रोटोजोआ, इनकी कोशिकाएं विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में बंट जाती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? अमीबा में द्विखंडन। एक कोशिकीय जीव कैसे? जैसे हमें पता है हमारा शरीर है, पशुओं का शरीर है, तो ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कुछ जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, उनके अंदर केवल मात्र एक ही कोशिका होती है। विखंडन के भी 2-3 टाइप्स है। पहला हम पढ़ते हैं द्विखंडन, है ना। तो देखिए अमीबा होता है, अमीबा में इस प्रकार की एकल कोशिका होती है, एक ही केंद्रक होता है। जब इसमें जनन प्रक्रिया होने वाली होती है तो धीरे धीरे ये विकृत होकर के इस प्रकार से टूट करके 2 भागों में बंट जाता है, और ये क्या कहलाते हैं? इसकी पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए अमीबा के अंदर जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये था विखंडन में द्विखंडन। सेकंड है इसमें देखिए बहुखंडन। ठीक है, ये तो 2 भागों में बंट रहा था तो द्विखंडन हो गया, और अब बहुखंडन। देखिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। मलेरिया परजीवी आपने सुना है ना, मच्छर वाला। तो ये इसकी क्या होती है? कोशिका एक होती है, लेकिन एक कोशिका क्या करती है? देखिए बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। तो अभी देखिए इसमें जितने हैं उतने ही आगे क्या बन जाएंगे? संतति बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया? इसी के अंदर तीसरा टाइप्स है देखिए कि कालेजार के रोगाणु, क्या नाम है इसका? लेशमानिया में केशिका के सिरे पर एक सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। ये चित्र में आप देखिए ये कालाजार का रोगाणु है, इसमें जनन होगा तो क्या होगा? देखिए एक निश्चित तल रहता है। ठीक है, अमीबा में तो क्या था? कैसे भी किस साइड से टूट जाए, बंट जाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कोई तल वगैरह का कोई मतलब नहीं है, कैसे भी टूट करके अलग हो जाए।
लेकिन कालाजार में क्या होता है कि एक स्पेशल तल होता है कि इसी तरफ से कट करके ये 2 भागों में खंडित होगा। तो वह किस में होता है, याद रखिए, कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे अलैंगिक जनन की फर्स्ट विधि विखंडन। हम पढ़ते हैं सेकंड, खंडन। देखिए स्टूडेंट, सेकंड प्रोसेस है हमारे पास में खंडन। ठीक है, ये कुछ बहुकोशिक जीवों के जनन की सरल विधि है और ये किस में होती है, जिन बहुकोशिकीय जीवों की संरचना एकदम सरल होती है। ठीक है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि लगभग सारे बहुकोशिकीय जीवों में इस प्रकार का सिस्टम ही हो। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल स्पायरोगायरा का लिया गया है, उसके द्वारा दर्शाया गया है कि स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कुछ विशिष्ट, जैसे स्पेक्ट्रम भाग होते हैं, कुछ विशिष्ट भाग होते हैं जहाँ से क्या होता है, ये स्पायरोगायरा टूट जाता है और टूट करके देखिए अलग अलग पुत्री या संतति कोशिकाओं के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी के जैसी एक विधि आती है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। देखिए पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, देखिए पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। थोड़ा सा लाइन को समझिए कि जैसे अब मनुष्य को लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र अलग होते हैं। ठीक है, उनसे ही आगे संतति का निर्माण होता है। जैसे हमने पढ़ा था मनुष्य में लिंग निर्धारण XY, ठीक है, वो गुणसूत्र था। हम अपने कायिक भाग से, यानी जैसे स्किन है ना, स्किन को आप काट लो, ये काया होगी, स्किन को काट करके आप नया जीव बना लो तो हम नहीं बना सकते। तो ये कुछ जीवों में होता है कि वो कायिक भाग से ही नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपने जनरली ऑक्टोपस का सुना होगा, भाई ऑक्टोपस की कोई टांग वगैरह टूट जाती है, तारा मछली है, तारा मछली भी कट जाती है तो वो वापस से वहाँ से वैसी की वैसी ग्रोथ उसकी वापस हो जाती है। ऐसे जीव हैं जिनके कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए जो एग्जाम्पल थे ऑक्टोपस और जो मैंने तारा मछली का लिया था, उनमें क्या होता है, नया जीव नहीं बनता है। मान लो उनका कोई अंग कट गया तो वहाँ पर वो नया भाग आ जाता है। छिपकली पूंछ कट जाती है तो वो आ जाती है, तो वो नया जीव नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनुष्य के अंदर तो वो गुण भी नहीं है कि कट जाए तो वहाँ पर नई उंगली आ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस को ध्यान में रखिए। तो हम पढ़ रहे थे पुनर्जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए किसी कारणवश जीव शक्त विषित हो जाता है या कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। सिंपल देखिए, हाइड्रा या प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे हम हाइड्रा के अंदर मुकुलन जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा पढ़ते होते हैं। सिंपल प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया। देखिए प्लेनेरिया इस प्रकार का जीव होता है। प्लेनेरिया से आपको याद आ रहा होगा, प्लेनेरिया नाम हमने सबसे पहले कब पढ़ा था, आनुवंशिकता वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी सिंपल आंखें होती हैं, फिर वह विकसित आंखों में बन जाती है ना, याद आ रहा है ना। ठीक है, रिवीजन कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, शत विशत हो गया, कटफट गया अभी। फिर क्या होता है, जो कटा हुआ भाग होता है देखिए वहाँ पर ये वापस से बनना शुरू हो जाता है। उत्तरी कोशिकाओं के अंदर ये चेंज होता है। ठीक है, 3 जीव यहाँ से बन गए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ कि ये तो टूट गया, टूटते ही वो पूरा नया जीव था। ठीक है, पूरा बड़ा जीव था, पूरा भाग विकसित था, वो उससे कट करके अलग हो गया तो नया जीव कहलाया। इसमें क्या था कि ये एक जीव कट गया, उससे 3 नए जीव बन गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे अलैंगिक जनन की कौन सी विधि, खंडन और पुनरुद्भवन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ है स्टूडेंट हमारे पास में मुकुलन। ठीक है, बहुत ही सिंपल इजी विधियाँ हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, इसमें से परिभाषाएं ज़्यादातर पूछी जाती है और उसके जीव का एग्जाम्पल। तो आपको देखिए सारी चीज़ें आपको विद डायग्राम यहाँ पर समझाई गई हैं। ठीक है, डायग्राम भी आपको ये पूरे के पूरे नोट करने हैं। देखिए मुकुलन में क्या होता है कि हाइड्रा जैसे जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होकर जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीव बनाता है। अब हाइड्रा इस प्रकार का होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि धीरे से जैसे पेड़ की शाखा निकलती है ना, टहनी टाइप, ठीक है, वहाँ से छोटा सा मुकुल बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, बढ़िया ग्रोथ कर गया, फिर क्या होता है यहाँ से कट करके अलग हो जाता है और वो नया जीव यानी यंग जीव एक बन जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है मुकुलन। और ये किस में होती है, हाइड्रा के अंदर
होती है। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिफ्थ प्रोसेस है स्टूडेंट हमारे पास में कायिक प्रवर्धन, यानी हमने पढ़ा था काया के भाग का वृद्धि करना। ठीक, देखिए बहुत से पौधे, ये लगभग प्रोसेस होती है पौधों के अंदर, जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना व पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। मुख्यतः पौधे देखिए इस क्षमता का उपयोग जनन के रूप में करते हैं। अब पौधे हैं वैसे तो मतलब संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते उस टाइप से, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा एक तरह से उनका जो नया पौधा तैयार किया जाता है। सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है इसका कलम रोपण। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे गुलाब जैसे पौधे हैं, गन्ने जैसे पौधे हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, एक शाखा काटी जाती है ना, काट करके उसको लगा देते हैं तो वो वृद्धि करने लग जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, देखिए कलम रोपण कहलाती है। इसके बुक में तो ज़्यादा डायग्राम दिए नहीं गए हैं, मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो देख करके आप उसका छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। अब देखिए कायिक प्रवर्धन किया जाता है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये लगभग कृत्रिम तरीकों से ही किया जाता है। पौधा तो खुद तो अब शाखा उसकी कट करके ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, कलम रोपण करते हैं तो हम ही उसको काट करके नई जगह लगाते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं, क्यों ये विधि डेवलप हुई, तो देखिए कि इसके द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में ही लगने लगते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि क्या होता है कि जो पौधा फुल डेवलप हो गया, ठीक है, उसके जितने भी सारे न्यूट्रिशन, जितने सारे परिपक्व होना था, वो कलम परिपक्व होती है, तो उसके पुष्प और फल कम समय में लगने लग जाते हैं। बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों हेतु उपयोगी है। अब मान लो कोई पौधा है, अब जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल में बीज है, तो बीज को हम अब निकाल करके और पौधा लगा सकते हैं। मान लो उस पौधे का अच्छा पौधा था, उसके अगर बीज ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं, बीज आ ही नहीं रहे उसमें, तो हम उसको कैसे नया पौध प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पौधे जिनके बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं बची है, उनमें ये तकनीक कारगर रहती है। थर्ड आता है इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि उसी पौधे का भाग होता है तो उसके जैसे ही होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ा सा वो देखिए कि ब्रायोफिलम, जिसको हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, ठीक है, कि पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। देखिए ब्रायोफिलम इस प्रकार की पत्ती सी होती है, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है, इस पत्ती के ऊपर भी कलियां लगने लग जाती हैं। ये कलियां परिपक्व हो जाती है और नीचे गिर जाती है ज़मीन में फिर क्या होती है, ये वापस से डेवलप होनी शुरू हो जाती है, यानी अलग पौध तैयार हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस किस में होता है, ब्रायोफिलम के अंदर होता है। और देखिए इसी के अंदर एक और टेक्निक इंक्लूड की जाती है, उत्तक संवर्धन। ठीक है, जैसे हम कोशिका के अंदर उत्तक होते हैं, ठीक है, उत्तकों का यूज़ करके भी नए पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर में मेनली कायिक प्रवर्धन को दिया गया है। ठीक है, जो उत्तक संवर्धन है या कायिक परिवर्धन है, इनसे हम अच्छे नए नए प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप कई बार पेपर में सुनते हो कि जैसे एक ही पौधा है, उस पे अनार लग रहा है, उस पे नींबू लग रहा है, उस पे सेब लग रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस कलम रोपण से ही उनको ग्राफ्टिंग करके एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। एक ही पौधे हैं, उस पर तरह तरह कलर के आम लग रहे हैं, तो ये सारा किसका है, ये इस कायिक परिवर्धन टेक्निक्स के अंदर ही डेवलपमेंट करके बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट विधि रह गई है अलैंगिक जनन की। देखिए स्टूडेंट, लास्ट विधि है इसकी बीजाणु समासंग। देखिए अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। एग्जाम्पल दिया गया है इसका कि ब्रेड के टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम व अंधेरे स्थान पर रखते हैं तो कुछ समय बाद ब्रेड पर धागे के समान संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। देखिए जैसे हम ब्रेड है तो उसको जैसे पानी वगैरह, जल वगैरह में भिगो के थोड़ा सा रख दें तो उस पर ऐसे हम जिसको बोलते हैं जैसे फंगस टाइप के कुछ ऐसे ना रेशे से निकल जाते हैं, तो वो क्या होती है, राइजोप्स का कवक जाल होता है। ठीक है, एक तरह से वो एक फंगस होती है, किसकी, राइजोप्स की। ये क्या है, ये एक तरह से जनन नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है ब्रेड जैसे ये प्रोडक्ट है, जो स्पंज के प्रोडक्ट हैं, ये खमीर उठा करके बनाए जाते हैं, यीस्ट से बनाए जाते हैं, है ना। तो वही सा प्रोसेस है कि ये जनन तो नहीं है, लेकिन इसके जो तंतुओं पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं हैं वो जनन में भाग लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार के देखिए तंतु से विकसित हो जाते हैं, यहाँ पर गोल सी एक संरचना बन जाती है, इनमें छोटे छोटे बीजाणु रहते हैं
जिनमें विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है और नम सतह के संपर्क में आने पे वे वृद्धि करने लगते हैं। यानी जो राइजोप्स का कवक जाल बन रहा था उनमें जो यीस्ट थी उनमें ऑलरेडी बीजाणु होते हैं। अब क्या होता है, वो परिस्थितियाँ वैसी मिल जाती हैं उसको, जैसे नमी मिल गई, अंधेरा स्थान ऐसे मिल गया, ठंडा स्थान मिल गया, तो वो भित्ति टूट जाती है और वो जो बीजाणु है ना वो ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, बीजाणु समासंग कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी अलैंगिक जनन की 6 विधियाँ। कौन कौन सी कवर की हमने आज की क्लास में, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे लैंगिक जनन की। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।